हेलो, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। 7 मिनट्स केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आदित्य पांडे, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी एंड न्यूक्लियस की डिस्कवरी और साथ में रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हमने अलग अलग कर ली है, अब हम एक छोटे से वीडियो में सारे सब एटॉमिक पार्टिकल को एक साथ डील कर लेंगे ताकि उनमें हम कंपेयर भी कर लें, उनके चार्जेस में कंपेयर कर लें, उनके मासेस में कंपेयर कर लें और हम थोड़ा सा आगे बढ़ करके ये देख लें कि एक्चुअल में मास नंबर क्या है, एक्चुअल में एटॉमिक नंबर क्या है और इन सब से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन। तो आइए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना थोड़ा सा भी समय गंवाए और सबसे पहले देखते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। तो बेटा, सब एटॉमिक पार्टिकल एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर, एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। न्यूक्लियर का मतलब होता है वो पार्टिकल जो विद इन द न्यूक्लियस लाई करते हैं और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर का मतलब होता है वो पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं बात करूं बेटा कि न्यूक्लियर पार्ट में, तुम्हारे पास दो न्यूक्लियर पार्ट हैं एक्चुअल में। ठीक है, पहला हो गया प्रोटॉन, दूसरा हो गया न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को हम लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, जिसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर E माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर जिसमें आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट, यहां पर आप देख रहे हैं कि अपने पास ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है और यहां पर ये जो ग्रीन कलर का आपको ऐसा यहां पर दिख रहा है ना, ये एलिप्टिकल शेप का ऑर्बिट दिख रहा है, इसमें आपको ये इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल का एटम में डिस्ट्रीब्यूशन हम एश्योर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। खैर, अब आते हैं जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं उन सब के फंडामेंटल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज का डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी बेटा, जे थॉमसन ने की थी। इसी तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी। मैंने आपसे कहा था प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन प्रोटॉन के बारे में बहुत डिटेल स्टडी करने वाले रदरफोर्ड साहब थे। ठीक है, अब मैं आता हूं चार्जेस पे। चार्जेस देखो, मैंने यहां पर ESU में चार्ज लिखा है, कूलाम में लिखा है। कूलाम बेटा एक SI यूनिट है चार्ज की और ESU एक CGS यूनिट है। ठीक है, चार्ज की। ठीक है, और रिलेटिव मतलब कि कंपेयर करके एक दूसरे के रिलेशन में। तो देखो बेटा, कूलाम आपको हमेशा याद रहता है, तो कूलाम में देखो कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन साइन का डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, हमेशा नेगेटिव साइन के साथ उसका चार्ज लिखा जाएगा। प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, इसलिए उसका चार्ज पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। क्लियर बेटा? अगर मैं ESU की बात करूं तो यही वैल्यू -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU और ये वैल्यू +4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU हो जाएगी। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं बेटा, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज कितने होंगे, 0 होंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। अगर मैं आगे चल करके मास की बात करूं तो मास में भी हम दो यूनिट में लिखेंगे, एक AMU में, एक kg में। इलेक्ट्रॉन का मास kg में कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, -1.673 इंटू 10⁻27 और न्यूट्रॉन का मास हो जाएगा -1.675 इंटू 10⁻27। अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करने की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन सबसे हैवी सब एटॉमिक पार्टिकल है। ये देखो स्लाइटली ज्यादा है, देखो यहां पर क्या लिखा है 0.675, यहां लिखा 673, यानी कि 0.002 का डिफरेंस है, लेकिन है तो थोड़ा हैवी। तो न्यूट्रॉन सबसे हैवी हो गया। उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन और सबसे कम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं AMU में इन सबको एक्सप्लेन करना चाहूं या बताना चाहूं तो यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन का मास 0.00054, इसका 1.007, इसका 1.008 हो जाएगा AMU में। ठीक है, तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के चार्जेस और मासेस के बारे में आइडिया लगा लिया। अब आते हैं मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। मूविंग इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका मास कितना होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 1 माइनस V/c का होल स्क्वायर। ठीक है, जहां पर V क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, तो यहां पर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये स्पीड ऑफ लाइट है, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है अपना स्पीड ऑफ
लाइट, ठीक है, और ये क्या है, मास ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रॉन मतलब रुके हुए इलेक्ट्रॉन की मास, इलेक्ट्रॉन का मास ये है जो आप 9.22 × 10⁻³ बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा मान लेते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, यानी कि v की जगह पर क्या रख देंगे c, और c बाई c क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, 0 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, और m नॉट को 0 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इससे ये पता चलता है बेटा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है तो उसका मास इन्फिनिटी हो जाएगा। आगे बात समझ में, मतलब आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा हो जाएगा। तो ये बात यहां से आप समझ सकते हैं। दूसरी बात अब आते हैं हम लोग आगे, ये कुछ चार्ज स्पीसीज हैं, इनका एटॉमिक नंबर, इनका प्रोटॉन नंबर और इनमें इलेक्ट्रॉन नंबर बताना है, ठीक है। लेकिन ये हम तब बताएंगे, थोड़ा सा आगे वाला काम कर लें, पहले आप समझ लें कि मास नंबर वगैरह एक्चुअल में क्या होता है। देखिए मास नंबर को हम लोग बेटा कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर एक्चुअल में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कलेक्टिवली नोन एज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या फिर मास नंबर। तो ध्यान रहे बेटा, इसी को हम लोग और क्या एक नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियॉन्स के नाम से जानते हैं इसे। तो यहीं पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स, या फिर इसी को और क्या बोल रहे हैं हम लोग, मास नंबर, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअल में मास नंबर क्या हो गया, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को कलेक्टिवली एक साथ हम लोग या तो मास नंबर बोलें, या तो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करें, या तो न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं, ठीक है। ये दोनों कहां पर पाए जाए, न्यूक्लियस के अंदर पाए जा रहे हैं। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। एक एटम को हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मान लेते हैं वो एलिमेंट अपना एक्स है, तो हम यहां पर लिखते हैं सुपर स्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे, कैपिटल ए यानी कि मास नंबर, और सब स्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे, जेड यानी कि एटॉमिक नंबर लिखेंगे, ठीक है बेटा। अब सवाल यह है कि हाँ एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है बेटा किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियस। हमेशा ध्यान रहे बेटा कि एटॉमिक नंबर इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियस, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन से डिसाइड नहीं करना है किसी बच्चे को, ठीक है। और मास नंबर किससे डिसाइड होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों के एक साथ डिसाइड होता है, जबकि एटॉमिक नंबर केवल और केवल प्रोटॉन के नंबर से डिसाइड होता है। और पूरे एटम का मास किससे डिसाइड होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से डिसाइड होता है, ठीक है। आइए अब इस वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर लिखा है सोडियम प्लस और इसका एटॉमिक नंबर बताना है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 11। और मैंने कहा एटॉमिक नंबर एक्चुअल में आता कहां से है, एटॉमिक नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियस। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसके न्यूक्लियस में 11 ही प्रोटॉन है, ठीक है। अब मुझे बताइए सोडियम, अगर मैं सिर्फ सोडियम लिख दूं ऐसे, तो आप बोलोगे सोडियम तो न्यूट्रल है, क्योंकि सोडियम को ना तो पॉजिटिव लगा है ना तो नेगेटिव लगा है। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल न्यूट्रल है। फिर इसका मतलब इसके पास जितने पॉजिटिव, अच्छा न्यूट्रल है क्यों, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है इसका मतलब क्या, चार्ज था ही नहीं, नहीं नहीं, ये भी तो हो सकता है कि जितने पॉजिटिव चार्ज हो उतने नेगेटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज कैसे पता चला, इसका एटॉमिक नंबर देख करके। एटॉमिक नंबर कहां से आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में जो है। अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, और उन 11 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन भी रहे होंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर लिखा है +1, +1 का मतलब क्या हुआ कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, जब निगेटिव चला जाता है। और बताओ टोटल 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक चला गया तो कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं बेटा। यहाँ पर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, क्योंकि इसमें 12 प्रोटॉन होंगे तो 12 ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, लेकिन यहाँ पर +2 लिखा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये हो गया 12 - 2 = 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर देखो O-2 लिखा है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो इसमें 8 क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, और अगर 8 प्रोटॉन है तो 8 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन यहाँ पर -2 लिखा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, तो 8 तो पहले से थे, 2 और नेगेटिव चार्ज आ गए, तो 8 + 2 आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, ठीक है। लास्ट वाला करें, सॉरी N-3 करें। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 7, तो इसके पास 7 प्रोटॉन होंगे, तो 7 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे, लेकिन आगे ऊपर चार्ज लगा है -3। -3 कब आता है, जब 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसके घर आ गए, तो 3 नेगेटिव और ऐड कर देंगे, तो 7 + 3 = 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर F-1,
तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। तो अगर एटॉमिक नंबर 9 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 9, और 9 प्रोटॉन है तो 9 ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। फिर -1 लगा यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया तो +1, तो इसका मतलब हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे देखते हैं, ये आपने कंप्लीट कर लिया। आगे देखते हैं न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालते हैं। अब मैंने बोला बेटा आपसे, देखो x, z और a आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, है ना, तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, z यहां पर x हो गया, a की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, क्योंकि मास नंबर एक्चुअल में n+p ही तो होता है। मुझे क्या निकालना है बेटा, न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है। तो मैं न्यूट्रॉन के नंबर कैसे निकाल सकता हूं, अगर मैं इसमें से, अच्छा ये z क्या होता है बेटा, z एक्चुअल में इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, z की जगह पे क्या लिख सकता हूं प्रोटॉन, क्योंकि z एक्चुअल में क्या होता है प्रोटॉन का ही नंबर तो होता है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन होता है और मास नंबर n+p होता है। मुझे इसकी वैल्यू पता है, मुझे इसकी वैल्यू पता है, तो क्या मैं न्यूट्रॉन नहीं निकाल सकता हूं। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, देखो मैं n+p माइनस p कर दूं तो p से p कैंसिल हो जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। इसी वजह से बेटा हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रॉन नंबर कैलकुलेट करने के लिए मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई है 6c13, तो 6 इसका क्या है एटॉमिक नंबर, यानी कि प्रोटॉन के इक्वल है, और चूंकि कार्बन पे कोई चार्ज नहीं लगा है तो इसका मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज भी उतना ही है, 6 ही है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हमने क्या सीखा कि 6 यहां पर क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसमें प्रोटॉन 6 हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज 6 हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज भी 6 हैं, क्योंकि ये ओवरऑल न्यूट्रल है, तो जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। अब मैं यहां पर चलता हूं 13, ये 13 किसके बराबर है बेटा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के इक्वल है, यानी कि ये न्यूक्लियॉन्स के नंबर हैं, जो न्यूक्लियस में पाए जा रहे हैं उन पार्टिकल्स के नंबर हैं। ठीक है, तो अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालना हो तो न्यूट्रॉन का नंबर क्या आ जाएगा n+p - p, है ना, यही तो आ जाएगा। अब मुझे बताओ n+p की वैल्यू कितनी है 13 माइनस p की वैल्यू कितनी है 6, है ना, तो ये आपका आ गया। ठीक है, कितना आंसर आ गया 7। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है आपके पास एनसीईआरटी का एग्जांपल 2.1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन 35Br80। 35Br80, तो बच्चा बताइए ये 35 क्या है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसके प्रोटॉन नंबर के बराबर है, ये इसके इलेक्ट्रॉन नंबर के बराबर है, तो टोटल इतने इसके पास प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये 80 क्या है बेटा, ये 80 इसका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियॉन्स या मास नंबर का मास नंबर की वैल्यू है। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा, मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछ रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो आ गई, न्यूट्रॉन की नहीं आई, न्यूट्रॉन की कैसे करेंगे 80 - 35, तो हम लिख देंगे 80 - 35। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 45। ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा 45। तो मैं लिख रहा हूं एक तरफ से कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 35, प्रोटॉन इसमें कितने हैं 35, न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं 45। ठीक है, ये सारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ स्पीसीज आर इक्वल टू 18, 16, 16 रेस्पेक्टिवली, असाइन द प्रॉपर सिंबल ऑफ द न्यूक्लियर स्पीसीज, और ये भी आपके एनसीईआरटी एग्जांपल 2.2 की वैल्यू हो गई। तो क्वेश्चन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन गिवन है, तो एक बार लिख लेते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन कितना है 18, प्रोटॉन कितना है 16, न्यूट्रॉन कितना है 16। आपको पता है ये जो प्रोटॉन 16 है यही इसका एटॉमिक नंबर बनेगा। कंफर्म हो गई बात बेटा, एकदम कोई किसी को डाउट नहीं। ठीक है, जबकि आपको पता है कि ये जो n+p दोनों हैं ये इसका a बन जाएगा, यानी कि न्यूक्लियॉन्स या मास नंबर। ठीक है, तो मैंने लिखा z की वैल्यू तो इसकी आ गई 16। ठीक है, और कैपिटल A इज इक्वल टू n+p। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो प्रोटॉन कितना है 16 और न्यूट्रॉन कितना है 16, टोटल कितना हो गया 32। ठीक है, तो अगर मैं रिप्रेजेंट करूं इसको तो ऐसे ही लिखूंगा 16, और यहां पर जो भी अपने पास उसको एलिमेंट को मानना हो, कोई भी सिंबल XYZ मान लो, अगर सही सही लिखना हो तो यार सल्फर है 16, एटॉमिक नंबर तो सल्फर का होता है, और मास नंबर कितना होगा 32। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है। देखो नॉर्मली बेटा अगर ये न्यूट्रल होता तो जितने प्रोटॉन होते उतने ही इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन इसमें प्रोटॉन तो 16 है, इलेक्ट्रॉन तो 18 है, यानी कि प्रोटॉन से 2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसमें। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुए हैं, यानी कि इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। इसका मतलब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, S - 2 से रिप्रेजेंट करेंगे।
ठीक है, तो अगर रिप्रेजेंटेशन मास नंबर और उसके बिहाफ पे करना हो, एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे, तो ऐसा कर सकते हैं, और आयनिक फॉर्म में ऐसा कर सकते हैं। तो ये इसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। बिल्कुल करेक्ट है, ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमने सीखा था, और तभी तो ऐसा हुआ था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन चले गए थे, बिना डेविएट हुए और बिना बाउंस्ड बैक हुए, है ना। दूसरा स्टेटमेंट है, द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10 टू द पावर -10 मीटर, वाइल दैट ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 टू द पावर -15 मीटर। ये भी हम लोगों ने यहीं पर रीड किया था, है ना। अगला स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। बिल्कुल इन्होंने यही कहा था, ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स, है ना। लास्ट ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आगे बात समझ में, ठीक है। तो बीच में पॉजिटिव चार्ज, चारों तरफ ये घूम रहा है, तो बिल्कुल ऐसा तो होता ही है। थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है बेटा, क्योंकि इसमें ऑर्बिट की बात की गई है। ऑर्बिट या एनर्जी लेवल रदरफोर्ड के टाइम पे नहीं बताया गया था। सबसे पहले एनर्जी लेवल या ऑर्बिट टर्म जो दिया था वो नील बोर ने दिया था। उसके बाद सेल, सबसेल और ऑर्बिटल ये टर्म आए थे जब क्वांटम मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ लिया था, तब आए थे। ठीक है, स्टेबिलिटी सबसे पहले किसने समझाया था, वो किसने सिखाया था, नील बोर ने सिखाया था। स्पेक्ट्रम किसने सिखाया था, नील बोर से पहले एक दो ऐसी चीजें हुई थी, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुआ था, मैक्स प्लैंक थियरी हुई थी, उसमें जाके ये चीजें पता चली थी। आपको डेवलपमेंट के बिहाफ पे ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है, जो मैं आपको टाइम टू टाइम बता ही रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे करेक्ट इनकरेक्ट का आंसर आ गया, और इसमें पूछा है कुड नॉट बी डिराइव्ड, तो थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ बच्चा आपका सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। आपने सीखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्चुअल में एटम में कहाँ पर होते हैं, एक्चुअल उनका इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन पे मास कितना होता है, चार्ज कितना होता है, और वो भी दोनों सारे पॉसिबल यूनिट्स में, है ना, वो भी आपने कर लिया। फिर आपने देखा कि एटॉमिक नंबर एक्चुअल में क्या होता है, प्रोटॉन नंबर होता है। फिर आपने देखा मास नंबर या फिर न्यूक्लियॉन्स के नंबर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के नंबर को बोलते हैं कलेक्टिवली। फिर आपने देखा न्यूट्रॉन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपने एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन किए, एक आपने दूसरा क्वेश्चन किया, इस तरह आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ तक। ठीक है, चलिए फिर बेटा खुश रहिए, और अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। इससे पहले अपना जितना भी वीडियो है, अपने बाकी जो भी दोस्त हैं जो मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके पास किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने का पैसा नहीं है, परेशान हो रहे हैं, उन सबको वीडियो शेयर करिए, उनसे बोलिए फ्री में कहीं पर सबसे बेहतरीन कुछ चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो आकर चुपचाप अपनी स्टडीज़ करें। केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा, कंप्लीट आपको चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा, साथ में आपका पीवाईक्यू होगा, आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होगा। ठीक है, पीवाईक्यू में नीट और जेईई दोनों सेगमेंट कवर किए जाएंगे। एकदम निश्चिंत होकर के आप बस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, फिर देखिए फिर कैसे आपके केमिस्ट्री में जादू होता चला जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।